गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। खनिजों के वितरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो एशिया और यूरोप को पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका में खनिज निकालने के 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कौन कौन से देखते हैं, कौन से 3 क्षेत्र हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अप्लेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अप्लेशियन प्रदेश में होता है। तो यहाँ का खनन क्या क्या चीज़ का होता है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन प्रदेश, और कोयला का खनन कहाँ होता है, अप्लेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। वहाँ किस चीज़ों को निकाला जाता है, बड़े बड़े भंडार हैं पश्चिमी कार्डिलेरा में। तांबा, सीसा, जस्ता और सोना चांदी के। अब पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि यानी अच्छी किस्म की लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहाँ से निकाला जाता है कहाँ, ब्राज़ील विश्व में, ब्राज़ील में, है ना। विश्व की सबसे अच्छी क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन कौन से, चिली और पेरू, वहाँ तांबे निकाला जाता है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। क्या क्या है देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। वहाँ निकाले जाते हैं, भंडार हैं, है ना। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अफ्रीका। यह देखते हैं हम लोग साइड में। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। कौन सा हीरा, हरा हीरा। अब सेकंड में देखेंगे, विश्व की प्राचीनतम शैलें पत्थर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब देखेंगे हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। अफ्रीका क्या है, खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं।
तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा उत्पादित भाग है। कहाँ निकालते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायरे, मतलब पूरे विश्व में यहाँ एक बड़ा भाग में उत्पादित होता है, करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और कहाँ पाया जाता है बच्चों? अंगोला में। अब देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया विश्व में। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क यह अफ्रीका किस क्षेत्र में धनी है? खनिज संसाधन में। और दक्षिण अमेरिका लौह अयस्क में। अब ये है ऑस्ट्रेलिया, ये किस में है? बॉक्साइट निकलता है यहाँ, है ना। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। क्या क्या निकाला जाता है यहाँ? तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी यहाँ के लोग धनी हैं, अमीर हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगोडली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। क्या क्या? ऑस्ट्रेलिया के कालगोडली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? खनिज, है ना। यहाँ देखते हैं, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र में अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। कोयले और लोहे यहाँ निकाला जाता है, साथ में लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी। अब देखेंगे भारत में वितरण। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? खनिज में वितरण, है ना। अब पढ़ेंगे भारत में वितरण। किस चीज़ों का यहाँ पर वितरण होता है देखते हैं। लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। कौन से? लौह अयस्क भंडार हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। बॉक्साइट के क्षेत्र में कौन कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और यहाँ से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। बच्चों, निर्यात का क्या है? हमारे भारत देश से दूसरे देश भेजना, या फिर निर्यात में बोलेंगे हम लोग
दूसरी जगह भेजना है ना, आयात मीन्स मंगाना, निर्यात मीन्स भेजना। तो हमारे भारत देश क्या करता है, भेजता है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। तांबा कहाँ का मिलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है। सोना कहाँ मिलता है, कोलार में सोने के भंडार है। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। सोना, यहाँ चूना पत्थर, सोना पढ़ लिए। भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और कहाँ है, तमिलनाडु है। अब देखेंगे नमक। यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। नमक किस चीज़ों से प्राप्त होता है हमें, समुद्र, झील और शैलों से यानी पत्थरों से। चित्र 3.8, भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। राजस्थान की सांबर झील में नमक निष्कर्षण देखिए, यहाँ क्या किया जा रहा है, नमक निकाला जा रहा है, यहाँ है ना, यहाँ है चूना पत्थर का खनन। हम देखेंगे खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग किस प्रकार होता है, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है, यानी उसको क्या जाता है, जोड़ा जाता है। यहाँ जड़ा जाता है बोल रहा है, उसको क्या किया जाता है, जैसे एक मोती के ऊपर दूसरा मोती, दूसरा मोती ऊपर तीसरा मोती, इस तरह से। तांबा एवं अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा क्या है, एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जैसे तांबा को देखते हैं हम लोग छोटी छोटी कामों से लेकर के बड़ी कामों तक इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में होता है। यह क्या होता है, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन, ये सब में किसका प्रयोग होता है, खनिजों का, है ना, विशेष रूप से तांबे का, बॉक्साइट सबका। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, जो हजारों वर्षों उसको बनने में लग जाता है ना। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन मतलब उसमें इकट्ठा होने में कितने वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटना
घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे मानवीय उपभोग, मानव उसका क्या करता है, यूज करता है, तो उसकी दर की तुलना में निर्माण की दर क्या है, बहुत धीमी है, बहुत धीरे है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसे खनिज संसाधन को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। सन्नी की माँ क्या करती है, गाइजर का बटन दबाने से शुरू करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, यानी प्रेस कर देती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। किसकी माँ, सन्नी की माँ। उसको स्कूल जाने की तैयारी में रहती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। उसकी माँ बोलती है, सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? और आओ और क्या करो, नाश्ता करो। सन्नी के लिए क्या करती है उसकी माँ, गैस स्टोव पर नाश्ता बनाती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। विद्यालय जाते समय सन्नी क्या करता है, बिजली जो जलती है, बल्ब और पंखे के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है। सन्नी की माँ क्या सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। यहाँ किस किस के लिए, विद्युत उपकरणों को और बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति, यानी अधिक से अधिक क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो बीच विशाल अंतर पैदा करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके लिए, हमें उद्योग, कृषि और परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति आवश्यकता होती है। खुद की रक्षा के लिए भी हमें क्या है, शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। बच्चों, तो हम लोग यहाँ देखेंगे परंपरागत स्रोत। यहाँ ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत, तो हम लोग देखेंगे परंपरागत ऊर्जा किसको कहेंगे,
परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में नीचे पढ़ेंगे हम लोग। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पढ़ेंगे अब हम लोग परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन, हम लोग देखेंगे यहाँ जीवाश्म ईंधन यानी उसको बनने में क्या लगता है, सैकड़ों वर्ष। जैसे पेड़ पौधे दबकर क्या हो जाते हैं नीचे, वह उनको बनने में, जैसे कोयला हो गया और खनिज तेल हो गया, इनको सब बनने में बहुत टाइम लगता है ना, तो उसको जीवाश्म ईंधन कहेंगे। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन से देखते हैं हम लोग। लाभ और हानि यहाँ दिया हुआ है। लाभ में देखते हैं आसानी से परिवहनीय टैंकर, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय। तेल अधिप्लावन यानी मतलब हम लोग क्या करते हैं, तेल का कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी गैस के रूप में क्या होने लगता है, रिसाव होता है। और आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, ये लाभ हो गया। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, लाभ में हानि, लाभ हानि, लाभ हानि। इसमें है ईंधन, इसमें कोयला और इसमें जल विद्युत, और ये था प्राकृतिक गैस। अब देखेंगे ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष से जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग ऊर्जा का उपयोग ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक क्या करते हैं, ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेषों जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो गए। हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन क्या है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। प्राकृतिक गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार क्या हैं, सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए इन खनिजों के भंडार कैसे हैं, सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ना। अब पढ़ेंगे कोयला। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है।
मतलब यह कोयला बहुत अधिक पाया जाता है जीवाश्म ईंधन के रूप में। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प ईंधन और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। हाँ, देखते हैं। कोयला जिसका हम आज क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बनता है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? अंतर्निहित धूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। क्या? कोयला। अब देखेंगे हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी क्या चलती है? कार चलती है। और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से क्या करता है? रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यहाँ देखते हैं, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम। यह शैलों की परतों से मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में यह शैलों की परतों के मध्य इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। स्नेहक मीन्स परफ्यूम है ना। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कोयले का मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों से डेल्टा है। कौन कौन से? बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है। बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र खंड से है, अध्याय 2 है ना। एक ही क्वेश्चन रहेगा।
राष्ट्रीय एकता को समझाइए। अध्याय 2 लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क करके समय को ध्यान देते हुए मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।